तो वो आर पार जिससे देखा जा सके पारदर्शी माध्यम जो होता है जिसपे पॉलिशिंग नहीं होती उसको हम कहते हैं लेंस। हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मेरा नाम है राजिका और मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ क्लास 10th के लिए साइंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स के इस चैप्टर के बारे में देखो आपका क्या सोचना है। बच्चे पहले से ही क्या इमेज बना लेते हैं कि मैम चैप्टर बहुत लेंदी है, बहुत ज्यादा टफ है, कैसे करेंगे। इस चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं बच्चे एग्जाम के अंदर वो बनते हैं सीधे सीधे कि अगर मान लीजिए वस्तु जो है वो दर्पण के सामने इस जगह पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे आपके इस चैप्टर के अंदर से बनते हैं न्यूमेरिकल। तो जब आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए पहले आपको पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी थ्योरी, यानी कि अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने होंगे। तो उसी के लिए अपनी आज की क्लास जो है वो यहाँ पर स्टार्ट की है। इस चैप्टर के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, आपके आसपास की जो भी चीजें हैं, ऑब्जेक्ट है, उनको आप कैसे देख पाते हो। लाइट की वजह से देख पा रहे हो, प्रकाश की वजह से। लाइट होती है, प्रकाश होता है, तभी तो हम वस्तुओं को देख पा रहे हैं, तभी तो आप अपने आसपास जितनी भी चीजें हैं उनको देख पा रहे हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रकाश के बारे में। फिर इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि जो दर्पण होते हैं वो आपके क्या होते हैं। अब जब दर्पण हमें पढ़ना है तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा प्रकाश का परावर्तन। तो जो फिनोमिना हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, किससे होगा, दर्पण से, इसीलिए हम डिस्कस करेंगे फिर किनको, दर्पण को। आप देखो घर में आपके सबके मिरर होगा, है ना, जिसमें आप अपनी सुंदर सुंदर शक्लें निहारते होंगे। अब ये जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनता है, कहाँ बन रहा है, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। आप कभी एटीएम मशीन गए हो तो उसके साइड में जो मिरर लगे रहते हैं उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। आपने देखा होगा गाड़ियों में साइड में जो है मिरर लगे रहते हैं, तो वो कौन सा मिरर है, कौन सा दर्पण है, कैसे उससे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, कैसे इतने से मिरर के अंदर पीछे इतना बड़ा जो ट्रक आ रहा है वो पूरा का पूरा दिख जा रहा है, इन सब चीजों के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो दर्पण हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। अब जब अपवर्तन की बात हम यहाँ पर करेंगे तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे किसको, लेंस को। आपने कभी तो महसूस किया होगा या कभी तो देखा होगा, जैसे मान लो कभी स्कूल में या फिर घर में ही कभी कांच की जो स्लैब होती है ना, कांच की स्लैब के नीचे अगर कोई पेपर रखा हुआ है, आप उसको ऊपर से देखते हो तो आपको अक्षर में जो है बदलाव नजर आता है। कैसा बदलाव, कि अक्षर जो है वो आपको थोड़े से मोटे दिखाई देते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है। या फिर अगर आपने किसी कांच के गिलास में पानी भर के और उसमें डाल दिया एक नींबू, बाहर से आप देखोगे तो आपको वो नींबू जो है वो बड़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, ये सब चीजें आपको पता चल जाएंगी किससे, इस लेंस से, प्रकाश के अपवर्तन से। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जब पूरे टॉपिक हमारे हो जाएंगे तो हम करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। देखो इस चैप्टर के अंदर से जो इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सबसे पहली चीज आपके दिमाग में यही आनी चाहिए कि हमारी अप्रोच क्या है इस चैप्टर को लेके, कैसे हमें पढ़ना है, क्या चीज इसमें हमें प्रैक्टिस करनी है। इस चैप्टर के अंदर ना बहुत सारे रे डायग्राम है, तो उन जो किरण आरेख है, किरण चित्र है, उनको बनाना आपको सीखना है। अब आप कहोगे कि मैम क्या रटना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं रटना पड़ेगा। मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी कि अगर आपको एक रे डायग्राम बनाना आ गया ना तो आप सारे के सारे रे डायग्राम, सारे के सारे किरण आरेख खुद से बना लोगे। अगर मैं आपको बता दूं कि वस्तु यहां रखी हुई है इस दर्पण के सामने, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, है ना, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। चुटकियों में आप ये किरण आरेख बनाना सीख जाओगे। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं, यहां से बनते हैं बच्चे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना, फॉर्मूले से कैसे करना है, क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए उसके लिए, सब मैं आपको इस चैप्टर के अंदर बताऊंगी। तैयार है आप लोग। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैम लाइट क्या है, प्रकाश क्या है ना। प्रकाश जिसकी वजह से आप ये अपने आसपास की चीजों को देख पा रहे हो। सबसे पहले बायो के बारे में आप सभी जानते हो, मैं ही आपको बायो पढ़ा रही हूँ। अब जब उसमें हम एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चे, अभी अपना वो चैप्टर स्टार्ट हुआ नहीं है, लेकिन जब हम बात करेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में, तो मैं आपको एक चीज बताऊंगी वहां पर, क्या, संवेदी अंग, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चे सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, संवेदी अंग क्या होते हैं, देखो
संवेदी अंग होते हैं जो आपके आसपास की सूचनाओं का पता लगाते हैं, यानी कि सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपके मस्तिष्क तक, आपके ब्रेन तक ये सूचना, ये इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है कि वहां पर ये गाना बज रहा है, कि वहां पर ये चीज मुझे दिखाई दे रही है कि आज तो मम्मी किचन में बढ़िया खाना बना रही है। कैसे आपको पता चल रहा है कि इस वाली सब्जी में नमक ज्यादा है? इन्हीं संवेदी अंगों की वजह से बच्चे। तो आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं उनको आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? वो कोशिकाएं कर रही है, लेकिन उन संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम कौन कर रहा है? आपके संवेदी अंग। सेंसरी ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले है आपकी सुंदर आंखें। ठीक है, देखो आंखें जो होती है वो क्या करती है? ये है आपके प्रकाशग्राही। ये क्या होती है? आंखें जो होती है बच्चे वो आपके होती है प्रकाशग्राही, यानी कि ये हमारे आसपास का जो प्रकाश है उसको ग्रहण करेगी, और प्रकाश है यानी कि इस संवेदना को ये ग्रहण कर रही है। इस प्रकाश की वजह से आपको जो सारी वस्तुएं हैं अपने आसपास वो नजर आ रही है। ठीक है, तो आपके आंखों ने संवेदना को ग्रहण कर लिया, प्रकाश को ग्रहण कर लिया। अब आपकी क्या होती है? न्यूरॉन्स यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं होती है। संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती है? आपके मस्तिष्क तक उस सूचना को लेकर जाती है, और फिर वहां से जो आपके प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो सूचना को वापस लेकर आती है उस कार्यकारी अंग तक। यानी कि आपके आसपास जो चीजें आपको दिखाई दे रही है वो उनका प्रतिबिंब, उनका इमेज आपके कहां पर बन रहा है? इस आंख में एक हिस्सा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? दृष्टिपटल रेटिना कहा जाता है। आंख में पीछे की साइड ना इस तरीके से, ये क्या है बच्चे? एक पर्दा है जिसको हम क्या कहते हैं? रेटिना यानी कि दृष्टिपटल कहा जाता है। किसका? आंख का। अब इसी रेटिना पे, इसी दृष्टिपटल पे क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हो जिसकी सूचना आपके ब्रेन तक गई, अब ब्रेन ने अपनी कलाकारी की उस पे और उसका इमेज फॉर्म किया, और वो जो इमेज बनेगी वो इस दृष्टिपटल यानी कि ये जो रेटिना है इस पर बनेगी। ठीक है, अब इस रेटिना पर इमेज बन जाएगी तो वस्तुएं जो है वो आपको नजर आती है ना। तो यहां पर आंख ने क्या किया? इस प्रकाश को ग्रहण किया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी? जीभ की, तो देखो आपकी जो टंग है, जीभ है, वो चबड़ चबड़ चलने के अलावा क्या काम करती है बच्चे? हाँ जी, स्वाद भी तो ग्रहण करती है कि आज तो मम्मी बढ़िया जो है स्वाद आ गया। ये क्या है? स्वादग्राही। देखो किसी भी चीज में नमक ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा है, कैसे पता चलता है? आपके ब्रेन को कैसे पता चल रहा है कि ये चीज मुझे तीखी लग रही है? आपने सोचा है कभी इस बारे में कि हमारे ब्रेन को कैसे पता है कि इसमें मिर्ची ज्यादा हो गई, कि इसमें नमक ज्यादा हो गया? वो इस जीभ ने क्या किया? इस सूचना को ग्रहण किया, उसने स्वाद का पता लगाया कि ये जो है नमकीन चीज है, ये मीठी चीज है। ठीक, अब यहाँ से तंत्रिका कोशिकाएं सूचनाओं को लेकर जाएगी ब्रेन तक, तो यहाँ पर जीभ ने क्या किया? स्वाद को ग्रहण किया। तीसरी अगर मैं यहाँ पर बात करूं, नाक। देखो दूसरों के काम में अड़ाने के अलावा ये क्या काम आती है? नाक। देखो जो नाक है वो है यहाँ पर क्या? घ्राणग्राही, यानी कि यहाँ पर जो भी कोई गंध आ रही है आपको, उसको ग्रहण कौन करेगा? ये नाक ही तो करेगी। तभी तो पता चलता है कि मम्मी आज किचन में बढ़िया खाना बना रही है। जैसे मेरी मम्मी गोभी की सब्जी बनाती है, मुझे इतनी बकवास लगती है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो मुझे तो उससे स्मेल आती है, तो मुझे पता चल जाता है आज मम्मी गोभी की सब्जी बना रही है, आज तो मुझे इससे खाना खाना ही नहीं है ना। तो यहाँ पर नाक क्या कर रही है? जो यहाँ पर गंध है उसको ग्रहण करने का काम कर रही है, तो इसने संवेदना को ग्रहण किया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूं किसकी? कान की, तो देखो कान क्या है यहाँ पर कि कोई भी गाना बज रहा है, आपको कैसे पता चल रहा है कि मैं बोल रही हूँ? आपके कानों तक आवाज जा रही है ना। तो यहाँ पर ये कान क्या कर रहे हैं? जो भी ये आवाज आ रही है उसको ग्रहण करने का काम कर रहे हैं, आपके ब्रेन तक वो चीज जा रही है। आपको पता है कान एक और चीज करते हैं, यहाँ पर इस सूचना को तो ग्रहण कर ही रहे हैं, आवाज जो है उसको तो ग्रहण कर ही रहे हैं बच्चे, लेकिन इसके साथ साथ आपकी बॉडी का भी बैलेंस बनाते हैं आपके ईयर्स। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बात करूं किसकी? त्वचा की, यानी कि आपकी जो स्किन है वो क्या है यहाँ पर? ये क्या करेगी? आपको कैसे पता चल रहा है कि ये सब्जी गर्म है, ये चीज जो है वो ठंडी है? इस स्किन की वजह से, इस त्वचा की वजह से ही तो पता चलती है बच्चे, है ना, कि ये चीज गर्म है, ये वस्तु ठंडी है। तो यहाँ पर ये इन संवेदना को ग्रहण कर रही है कौन? आपकी त्वचा। तो इस तरीके से ये क्या है? अपने संवेदी अंग है जो कि आसपास की सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, आसपास की संवेदनाओं का पता लगाते हैं। अब यहाँ पर ये जो आंख है इसने क्या किया? प्रकाश को ग्रहण किया, और इसी प्रकाश की वजह से ही क्या हो रहा है? हमें जो वस्तुएं हैं वो दिखाई दे रही है ना। इसी लाइट की वजह से वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं, हमारी एक स्पीड होती है ना, कि हम धीरे भी चलते हैं, हम तेज भी चलते हैं। ऐसे ही प्रकाश का भी, लाइट का भी स्पीड होता है, उसका भी चाल होता है।
देखो, एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है, प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात हो गई किसके बारे में, प्रकाश किरण के बारे में। क्लियर। अब जब मैम यहाँ पर एक अपारदर्शी वस्तु है, उससे होकर लाइट जो है वो जा रही है, उसका जो इमेज है वो बना रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जो लाइट जा रही है उसके पथ को अगर हमें देखना है तो हम किसके थ्रू देखते हैं, इस प्रकाश किरण के थ्रू देखते हैं, है ना, कि यहां से ये लाइट गई है। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु ना ऐसी है कि बहुत ही ज्यादा छोटी है, मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है बहुत ज्यादा छोटी है, तो उससे होके कैसे लाइट जो है वो सीधी रेखा में गति कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाता। जैसे कि एक एग्जांपल लो, यहाँ पे रेलगाड़ियों की अगर मैं बात करूं, है ना, तो रेलगाड़ी जैसे किसी टनल में किसी गुफा में घुसती है तो आपको पता है वहां पे एक फिनोमिना काम करता है। वो टनल के अंदर है लेकिन टनल के बाहर जो है वो लाइट बिखेरती है। कैसे, उसकी हेडलाइट्स, जो रेलगाड़ी होती है उसकी हेडलाइट्स टनल के बाहर प्रकाश बिखेरती है। कैसे बिखेरती है, एक फिनोमिना के कारण, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। देखो, प्रकाश का विवर्तन क्या है, यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर समझेंगे। देखो, प्रकाश के विवर्तन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। उदाहरण हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया किसको, ट्रेन को, यानी कि रेलगाड़ी को। रेलगाड़ी की जो हेडलाइट होती है, उस हेडलाइट से जो टनल है उसके बाहर भी क्या होता है, प्रकाश बिखेरता है। किसकी वजह से, देखो टनल में घुसा। अब मान लीजिए कि बहुत छोटा बिंदु है जिससे होके लाइट जा रही है, लेकिन क्या होगा, जब अगर बहुत छोटी वस्तु है तो उससे लाइट ना सीधी रेखा में गति नहीं कर पाती, वो इधर उधर बिखर जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसी वजह से क्या हुआ, जब टनल में इस रेलगाड़ी ने प्रवेश किया तो इसकी हेडलाइट से जो लाइट निकल रही है उसने क्या किया, वो फैल गया पूरा उस टनल में और टनल के बाहर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो लाइट है वो सिर्फ और सिर्फ एक सीधी रेखा में गति कर रही है। इस फिनोमिना को देखते हुए हम बोलते हैं कि जो लाइट है उसमें मुड़ने की प्रवृत्ति भी होती है। तो देखो, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु क्या है, अत्यंत छोटी है। अगर अपारदर्शी वस्तु क्या है बच्चे, यहाँ पर अत्यंत छोटी है, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। तो अब यहाँ पर एक प्रकाश किरण जो वो सीधी रेखा में गति नहीं कर रही, इसने क्या कर दिया कि किनारों से ये मुड़ गया, और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स के अंदर इस प्रकाश के विवर्तन की बात कही गई है। तो यहाँ पर ये क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी भी लाइट सोर्स है, स्रोत है, उससे लाइट आ रही है इस वस्तु पर। अब क्या हुआ कि ये जो है इस तरीके से जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या हो गई, किनारों से मुड़ गई। तो इसी को हमने क्या कह दिया, प्रकाश का विवर्तन। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर इसका देख लिया। क्लियर सभी को, आई नहीं आई बात समझ में, ये हुई है प्रकाश के विवर्तन की बात। अब आ जाते हैं बच्चे किस पर, कि मैम जो हमारा पहला टॉपिक है, क्या बच्चे, प्रकाश का परावर्तन, अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, आप में से कितने बच्चों को पता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या है? क्या दोनों में डिफरेंस है कि बस नाम ही अलग कर दिए कि मैम ये तो सीता गीता है, हो गया काम इनका? तो क्या सिर्फ ऐसा है? नहीं बच्चे, नहीं। देखो, प्रकाश के परावर्तन की अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो जब परावर्तन हम पढ़ेंगे ना, तो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे किसको, दर्पण को। अब दर्पण क्या है, यहाँ पे ना कई बच्चों को, मुझे पता है, एक जो कंफ्यूजन होगा वो ये होगा कि दर्पण में और लेंस में डिफरेंस क्या है। पता है आप सभी को कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दर्पण में और लेंस में डिफरेंस क्या है? देखो, आज आपका ये वाला डाउट मैं क्लियर करती हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण क्या है? देखो बच्चे, दर्पण को हम इंग्लिश में कहते हैं मिरर। ठीक, अब मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, ये कोई सतह है, इसके एक साइड मगर अगर मान लीजिए कि पॉलिश कर दें, अगर मान लीजिए कि ये क्या है, एक मिरर है, इसके एक साइड ना पॉलिश कर दे, तो यहाँ पे ये इसका क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया। यानी कि इस पे लाइट पड़ेगी ना, तो ऐसे क्या हो जाएगी, यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, है ना। जैसे आपने देखा है कि सूरज की किरणें आती है, तो हम तो बचपन में बड़ा कर देते, हमारी मम्मी ना हमें रैप्टे भी मारती थी इसके चक्कर में,
सनलाइट आती थी ना तो हम क्या करते थे, कांच को लेके ना उस पे ऐसे ऐसे करते थे, तो उससे ना परावर्तित होके किरणें मम्मी के फेस पे जाती थी ऐसे, मम्मी को इतना गुस्सा आता था हमारे ऊपर, है ना। तो ये प्रकाश का परावर्तन ही है। तो दर्पण में क्या होता है कि एक साइड ना पॉलिशिंग कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। वहीं अगर दूसरी ओर मैं बात करूं किसकी बच्चे, लेंस की, दूसरी ओर अगर मैं बात करूं लेंस की, तो लेंस होता है एक पारदर्शी माध्यम। लेंस क्या होता है बच्चे, पारदर्शी माध्यम होता है, यानी कि इसमें ना पॉलिशिंग नहीं होती, इसमें दो पृष्ठ लेते हैं, गोलीय पृष्ठ, उनको काट के उनको जोड़ते हैं, तो यहाँ पे ये पारदर्शी माध्यम होता है, यानी कि आर पार आपको दिखाई देता है। आपने देखा है वो मैग्नीफाइंग लेंस, है ना, जिससे छोटी चीजों को हम बड़ा करके देखते हैं, छोटी सी चीटी होती है, उसको उस मैग्नीफाइंग लेंस से ऐसे 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 देखते हैं, वो थोड़ी सी बड़ी दिखती है ना। तो वो आर पार जिससे देखा जा सके, पारदर्शी माध्यम जो होता है जिसपे पॉलिशिंग नहीं होती, उसको हम कहते हैं लेंस। अब आपको समझ में आया कि दर्पण क्या है और लेंस क्या है। सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन आपका क्लियर होना चाहिए, तब जाके अपन आगे बात करेंगे। चलो ये क्लियर, आगे बढ़ते हैं मैम। अब बात करते हैं किसकी, प्रकाश के परावर्तन की, कि मैम प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। मैंने क्या कहा, हमें किसको लेना है, दर्पण को। प्रकाश के परावर्तन में बच्चे हम किसको पढ़ेंगे, दर्पण को यहाँ पर पढ़ने वाले, मिरर को यहाँ पे पढ़ने वाले। यानी कि मैम हमें एक ऐसा सतह लेना पड़ेगा जिसपे एक साइड क्या हो, पॉलिशिंग हो। हमें एक ऐसी सतह लेनी पड़ेगी जिसपे एक साइड हो पॉलिशिंग। तो देखो यहाँ पर ये एक क्या है, मान लीजिए एक परावर्तक पृष्ठ है जिसके एक साइड क्या हो गई है बच्चे, ये जिसके एक साइड जो है वो पॉलिशिंग हो गई है, इसके एक साइड क्या हो गई, यहाँ पे पॉलिशिंग हो गई। तो ये क्या हो गया अपने पास, यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक परावर्तक पृष्ठ हो गया, ठीक है, यानी कि इसकी एक साइड हो गई पॉलिशिंग। अब देखिए, मान लीजिए किसी लाइट सोर्स से, किसी प्रकाश के स्रोत से हमने क्या किया, इस पे प्रकाश है यहाँ पर डाला, तो ये यहाँ पर आपके क्या आ गई, मान लीजिए एक किरण आ गई। तो जो किरण इस पर आपतित हो रही है, यानी कि इस परावर्तक पृष्ठ पर गिर रही है, इसको हमने क्या कहा, आपतित किरण कह दिया। ये क्या है बच्चे, यहाँ पर ये अपने पास हो गई आपतित किरण, ठीक है, इंसिडेंट रे, ये आपतित किरण हो गई। अब जब किसी परावर्तक पृष्ठ पर ये आपतित किरण गिरती है तो क्या होता है, ये अपने माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। क्यों लौट जा रही है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर एक साइड क्या हो रखी है मैम, पॉलिशिंग हो रखी है, इसलिए ये अपने माध्यम में वापस पुनः लौट जाती है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जहां से आपतित हुई, तो यहीं से ये जो है वापस क्या हो गई, परावर्तित हो गई। ये क्या हो गई, यहाँ पर परावर्तित, ये तो हुई आपतित। तो ये वाली जो किरण आपकी कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण कहलाएगी, ठीक है। ये हो गई आपकी क्या, यहाँ पर परावर्तित किरण। क्लियर सभी को। अब ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, नॉर्मल की, यानी कि अभिलंब की। मैथ के अंदर आप सभी पढ़ते होंगे अभिलंब के बारे में, पढ़ते नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर ये क्या है आपके, ये है बच्चे अभिलंब। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अभिलंब, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया अभिलंब। ये तीनों चीजें हमने यहाँ पर देख ली। अब आपको क्या नजर आ रहा है कि जो आपतित किरण है, अभिलंब है, और जो परावर्तित किरण है, वो तीनों एक ही तल में स्थित है, ठीक है जी। आपतित किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो यह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेशन आ जाए कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है बच्चे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर, परावर्तक पृष्ठ क्या हो गया, यानी कि ये मिरर, ये दर्पण, जिसके एक साइड क्या है, पॉलिशिंग है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो यह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या परावर्तन के बारे में, कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं, देखो ये जो आपकी आपतन कोण होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां से इसके बीच में ये जो बनता है, ये होता है एंगल आई, यानी कि आपतन कोण। ये है आपतन कोण, और जहां से ये क्या हो रही है, परावर्तित, तो ये है आपका एंगल आर, यानी कि परावर्तन कोण।
तो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जो आपतन कोण I होता है, एंगल I, वो परावर्तन कोण एंगल R के मान के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कोई प्रकाश की किरण जो है वो 30 डिग्री कोण पर इस किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, तो उसके परावर्तन कोण का मान बताइए। बताइए कितना आएगा? कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा मैम। जिस कोण से आपतित होगी उसी से ही परावर्तित होगी। अब एग्जाम में देखो कई बार क्वेश्चन कैसे दे देता है बच्चे। अब एग्जाम के क्वेश्चन पे आते हैं अपन कि मैम इस चीज से क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले तो डेफिनेशन के बारे में हम जान चुके हैं, डेफिनेशन से आपके क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो आपके बनता है, जैसे मान लीजिए क्या होता है, कई बार ना ऐसा क्वेश्चन दे देता है, जैसे यहाँ पे ये क्या बना दिया, ये है आपके क्या, परावर्तक पृष्ठ। ये क्या हो गया बच्चे? परावर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक, अब यहां पर ये क्या हो गई? आपतित किरण। ये क्या हो गई? परावर्तित किरण। ठीक है, और ये हो गया अभिलंब। यहां पे आपको मान दे देता है कि ये जो है वो है 40 डिग्री। तो अब आपसे पूछेगा कि दिए गए चित्र के अनुसार एंगल I का मान कितना होगा? एंगल I का मान कितना होगा? बताओ कितने बच्चे मुझे इसका आंसर बता सकते हैं एंगल I का मान कितना होगा? तो हमें प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार पता है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। एंगल I क्या है बच्चे? आपतन कोण। एंगल R क्या है बच्चे? परावर्तन कोण। ठीक, तो एंगल I का मान क्या होगा? जब एंगल R दे रखा है हमको 40 डिग्री, तो एंगल I का मान भी कितना होगा बच्चे? 40 डिग्री होगा। कितना? 40 डिग्री ही होगा। अब कई बार एग्जाम में देखो क्या गड़बड़ और कर देता है, आपसे ना ये पूछ लेता है कि ये वाला जो एंगल है इसका मान कितना होगा, इस वाले एंगल का मान कितना होगा। तो बच्चे देखो यहां से यहां तक ये पूरा 180 डिग्री, 180 डिग्री अभिलंब आ रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री इधर का, 90 डिग्री इधर का। अब 90 डिग्री में से ये क्या हुआ गया? मान लीजिए ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री में से 40 डिग्री तो ये रहा, आपसे पूछा है इस वाले का। तो आप क्या करेंगे? 90 में से 40 डिग्री को माइनस करेंगे तो आपकी कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा बच्चे, ये होगा 50 डिग्री। कितना? 50 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहां से। आई नहीं आई बात समझ में? और मैं सिर्फ अभी की बात नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये ना आपके कंपटीशन एग्जाम जब आप आगे दोगे ना, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं सीधे। क्लियर है सभी को? आई नहीं आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया बच्चे? अपना प्रकाश का परावर्तन हो गया। एक बार रिपीट करें, देखो प्रकाश का परावर्तन होता है कि जिसमें कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण I का मान जो परावर्तन कोण है R, उसके मान के बराबर होता है। क्लियर सभी को? यह है आपका क्या? प्रकाश का परावर्तन। क्लियर? तो देखेंगे एक बार, प्रकाश का परावर्तन क्या है कि उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, यानी कि इसको हम बनाएंगे क्या? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। इसमें देखो इस बच्चे ने क्या किया, इस पे लाइट मारी मिरर पे, दर्पण पे, ठीक है, और ये इससे यहाँ पर परावर्तित होकर उसके ऊपर दिख रही है आपको। ऐसे बचपन में हम भी करते थे, ऐसे आप भी करके देखना, 2-4 रैपटे तो पड़ ही जाएंगे। हमारे तो पड़ जाते थे। अब आजकल के बच्चों को क्या है, माँ बाप मारते नहीं है ना, पहले हमारी तो ऐसी कुटाई होती थी बहुत, है ना। चलो देखो अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम की। तो देखो आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी कि मैं आपको बता चुकी हूं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है। इस चीज को ध्यान रखना। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। तो देखो जैसे कि ये क्या है, एक दर्पण है, यानी कि ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। ये क्या हो गई, यहां से इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, ये गिरी, यहां से ये क्या हो गई, परावर्तित हो गई, यानी कि वापस उसी माध्यम में लौट गई ये परावर्तित किरण। ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्मल यानी कि अभिलंब। ये वाला जो एंगल है वो आपके क्या हो गया, एंगल I हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल हो गया वो क्या हो गया बच्चे, एंगल R हो गया। क्लियर सभी को? आई नहीं आई बात समझ में? तो परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ना गोलीय दर्पण के लिए होगा, यानी कि जो गोलीय दर्पण होगा सिर्फ उसके लिए नहीं, ये समतल दर्पण के लिए भी होगा। जितने भी परावर्तक पृष्ठ है उन सभी के लिए यही नियम लागू होंगे।
परावर्तन के। क्लियर सभी को? आई नहीं आई बात समझ में? यस और नो लिख दो एक बार कमेंट में। यस मैम हमें बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि मैम जब हम इन दर्पण को पढ़ने जा रहे हैं तो हम कौन कौन से दर्पण को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ अब बात करते हैं इन दर्पण की। देखो जब इन दर्पण की हम बात करते हैं तो दर्पण में ना दो प्रकार के दर्पण हम यहाँ पर देख रहे हैं। कौन कौन से? एक तो है आपके समतल दर्पण और दूसरे हैं आपके यहाँ पर गोलीय दर्पण। एक क्या है बच्चे यहाँ पर समतल दर्पण, ठीक है, प्लेन मिरर, और दूसरा आप यहाँ पर किसको देखोगे? गोलीय दर्पण को देखोगे। ठीक है, दूसरा है आपके क्या? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कैसा होगा? जैसा अभी मैंने बनाया, यानी कि ये क्या है? आपके समतल दर्पण है। ठीक है, इसके एक साइड क्या हो गई? यहाँ पर ये पॉलिशिंग हो गई, तो ये हो गया आपके क्या? समतल दर्पण। ठीक, अब देखो गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण में ना या तो आपको ऐसा परावर्तक पृष्ठ जो है वो अंदर की साइड धंसा हुआ नजर आएगा, और इसके इधर की साइड क्या होगी? ये जो मैं आपके ये सीलिया से बना रही हूँ ना, तो ये सीलिया नहीं है बच्चे, पॉलिशिंग है ना। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया एक दर्पण गोलीय। और अगर मान लीजिए परावर्तक पृष्ठ जो है इस तरीके से क्या है? उभरा हुआ है, और यहाँ पे ये क्या हो गई? इसकी पॉलिशिंग हो गई। तो ये दो क्या है? आपके गोलीय दर्पण है। अब देखो कि मैम कैसे याद रखें कि ये कौन सा गोलीय दर्पण है। हम दो गोलीय दर्पण को जिसको डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आप यहाँ पर पढ़ेंगे किसको? अवतल दर्पण को। और फिर आप यहाँ पर पढ़ेंगे किसको बच्चे? बताओ बताओ। हाँ जी, उत्तल दर्पण को। दूसरा हम किसको डिस्कस करने वाले हैं? उत्तल दर्पण को। अब एक ट्रिक बता दूं, एक मैजिक बता दूं याद करने का कि इनमें से कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है। पहले आप कोशिश करो। यस, कौन बताएगा मुझे कि इनमें से अवतल कौन सा है? पहले वाला अवतल है, दूसरे वाला अवतल है? आप में से ही बच्चे कोशिश करेंगे। देखो बच्चे, गोलीय दर्पण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, यानी कि यहाँ से प्रकाश की किरण गिरेगी, तो जो परावर्तक पृष्ठ है अगर वो अंदर की साइड धंसा हुआ है तो वो है आपके अवतल दर्पण। परावर्तक पृष्ठ क्या है बच्चे? अगर अंदर की साइड धंसा हुआ है तो वो है आपके अवतल दर्पण। कैसे याद करोगे? अब देखो, ऐसे अवतल, ऐसे अंदर धंसा हुआ, ऐसे अवतल, ऐसे अंदर धंसा हुआ। याद हो गया? ठीक है। अब दूसरा ये वाला कौन सा हो जाएगा फिर? उत्तल दर्पण। कैसे याद करोगे? क्या मैम इसके लिए भी ट्रिक है क्या? बिल्कुल है ट्रिक। मैं हूं और ट्रिक ना हो ऐसा नहीं हो सकता। उत्तल दर्पण के लिए कैसे याद करोगे? ऊ से उभरा हुआ, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ, ऊ से उत्तल। यानी कि जिसका परावर्तक पृष्ठ ऐसे उभरा हुआ हो, ऐसे उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर? तो ये अवतल, ये उत्तल, और ये क्या हो गया? आपका समतल दर्पण हो गया। कि मैम अब ये तो हमें पता चल गया कि ये तो दर्पण है, लेकिन जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि इनसे जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो कैसे होगा, है ना। कि गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। तो देखो आपके घरों में जो लगा हुआ है वो क्या है बच्चे? आप जिसमें डेली अपनी शक्ल देखते हो, खुद को ऐसे ऐसे निहारते हो, वो आपके है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है बच्चे? आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु के बराबर यानी कि जितने आप हो उतना ही बनेगा। तो ये किसमें प्रतिबिंब बनता है बच्चे? ये बनता है आपके यहाँ पर समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब। कैसा? आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर बनेगा। अब एक चीज जो यहाँ पर याद रखने योग्य है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताऊं क्या? हमेशा याद रखना बच्चे कि जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनेगा सीधा, ठीक है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है बच्चे? उल्टा। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। जब भी मैं कहूं आभासी प्रतिबिंब यानी कि सीधा, जब भी मैं कहूं वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि उल्टा, ठीक। तो यहाँ पे आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनेगा। अब अगर हम इनकी बात करें तो इनमें तो एक एक कंडीशन रख के देखनी पड़ेगी कि अगर अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखा, अगर वस्तु को जो है वक्रता केंद्र पर रखा,
वक्रता केंद्र। मैम अब ये वक्रता केंद्र क्या है? तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, जितने भी दर्पण हैं उनमें जो कुछ टर्म्स यूज होती है, कुछ शब्दावली यूज होती है, उसको मैं आपको पहले डिटेल में बताऊंगी, फिर हम प्रतिबिंब का निर्माण समझेंगे। यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? यस क्लियर। बढ़े आगे, देखिए यहां पर बात करते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ये क्या है बच्चे? समतल दर्पण जिसके एक साइड हो रखी है पॉलिशिंग। तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है? आभासी और सीधा। और कैसा बनता है? वस्तु के बराबर बनेगा, यानी कि जितनी वस्तु है उतना ही बनेगा। अब देखो, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दूरी पर दर्पण के सामने बिंब है। यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो दर्पण से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही दूरी पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। अब एक चीज, जो स्पेशल चीज आपको इस समतल दर्पण के अंदर याद रखनी है, क्या याद रखनी है? कि प्रतिबिंब जो है वो पार्श्व परिवर्तित होगा। यानी कि अरे देखो, जब आप घर के दर्पण में देखते हो, मिरर में देखते हो, तो देखो सीधा हाथ उठाते हो तो उसमें कौन सा नजर आता है? उल्टा हाथ उठाया हुआ है। उल्टा हाथ उठाते हो तो उसमें कौन सा नजर आता है? कि सीधा हाथ उठाया हुआ है। तो जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े हुए हैं तो हमें अपना सीधा जो है वो उल्टा दिखता है और उल्टा जो है वो सीधा। यानी कि इसको ऐसे समझो कि जब हम अपना राइट हैंड यानी कि दायां हाथ उठाते हैं तो उसमें बायां नजर आता है, और जब बायां उठाते हैं तो उसमें दायां नजर आता है। इसको ही कहते हैं क्या? पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब। ठीक है, तो इस समतल दर्पण में ऐसा होता है। क्लियर? कि दायां जो है वो बायां दिखेगा, बायां जो है वो दायां दिखेगा। क्लियर है सभी को? यहाँ पर कोई डाउट नहीं ना? चले आगे। इसी तरीके से हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक टॉपिक और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक, समझ में आ रही है सारी चीजें? तो आपको ये चैप्टर ना कहीं टफ लगेगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। चलो अब बात करते हैं क्रियाकलाप की। क्रियाकलाप की कैसे? देखो, आप सभी के घर में चम्मचें तो होंगी, है ना? सब्जी खाने के, दही खाने के और सूप वूप पीने के लिए चम्मच सबके घर में होती है। आपने क्या किया? चम्मच को लिया और चम्मच को ना अपने सामने रखना। अब देखो, उसके भी दो टाइप के जो है वो भाग होते हैं। एक तो पीछे ऐसे उभरा हुआ सा होता है, और एक आगे से जहां से अपन सूप पीते हैं तो वो ऐसे अंदर की साइड धसा हुआ होता है। होता ही नहीं होता है यहाँ पे। तो उससे भी प्रतिबिंब का निर्माण हम देखते हैं। कैसे? कि चम्मच को अपने सामने रखो और कभी उसको दूर लेके जाओ, कभी पास लेके जाओ। पहले अंदर की साइड धसे हुए वाले पृष्ठ पर, फिर उसको उल्टा कर दो, फिर उसको दूर लेके जाओ, पास लेके आओ। तो आपको दिखेगा कि आपकी जो फोटो उसमें बन रही है ना, आपका जो इमेज उसमें बन रहा है उसमें चेंजेस होते हैं, है ना? तो अगर हम चम्मच के दोनों पृष्ठों पर बनने वाले प्रतिबिंबों का प्रेक्षण करें तो हमें कुछ तो नजर आएगा। क्या? कि जो प्रतिबिंब है वो चेंज है। अब इसका लॉजिक मैं आपको लेकिन बाद में बताऊंगी कि क्यों जो है वो चेंज है, कैसा प्रतिबिंब बनता है अगर चम्मच को हम ऐसे रखते हैं या फिर ऐसे रखते हैं। क्योंकि उसके लिए पहले हमें बात करनी होगी किसके बारे में बच्चे? गोलीय दर्पण के बारे में। लेकिन आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पर भी कर सकते हो। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे भी कर सकते हो, चम्मच वाले को आराम से। कुछ खुद से कोशिश करना कि हुआ क्या है मुझे बताने की। और जब ये क्लास अपनी कंप्लीट हो जाएगी तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा कि मैम अगर मैंने अंदर धसे हुए वाले पृष्ठ से चम्मच में खुद को देखा तो मेरा प्रतिबिंब ऐसा नजर आया, अगर मैंने उभरे हुए वाले पृष्ठ से देखा और दूर और पास किया तो मुझे ऐसा प्रतिबिंब नजर आया। मुझे पता चलेगा आपने क्लास देखी और आपको समझ में आया है और आपने वो चीज ऑब्जर्व भी की है अपने घर पे, है ना? चलो देखो, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोलीय होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। परावर्तक पृष्ठ या तो अंदर की साइड जो है होगा या बाहर की ओर वक्रित होगा। अब देखो, एक चीज जो अभी मैंने आपको बताई कि जो अंदर की साइड है यानी कि अंदर धसा हुआ है यानी कि अवतल दर्पण, उभरा हुआ है यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक है, इस तरीके से इन अवतल दर्पण और उत्तल दर्पणों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में काफी जगह किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसकी? उत्तल दर्पण की, जो उभरा हुआ है ना, जिसका परावर्तक पृष्ठ। इस उत्तल दर्पण का उपयोग होता है बच्चे, आपने देखा होगा कि गाड़ी में, ट्रक में, इनमें ना साइड में मिरर लगे रहते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों?
क्योंकि देखो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो जो पीछे से इतना बड़ा ट्रक आ रहा है तो अगर वस्तु के बराबर बनेगा तो उस दर्पण में कैसे बन पाएगा, कितना बड़ा फिर मिरर लेके चलना पड़ेगा ट्रक के साथ भी, है ना, ट्रक के बराबर का। तो छोटा सा मिरर होता है लेकिन उसमें पूरा का पूरा प्रतिबिंब बन जाता है पीछे आने वाले ट्रक का। कैसे बनता है, क्योंकि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चे वो सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, इसीलिए जो पूरा का पूरा ट्रक पीछे आ रहा है इतना बड़ा वो पूरा का पूरा उस मिरर के अंदर नजर आ जाता है। तो उसमें आपके किसका उपयोग होता है, इस उत्तल दर्पण का यूज होता है। किसका बच्चे, उत्तल दर्पण का यूज होता है। ऐसे ही अगर उत्तल दर्पण के और यूज की मैं बात करूं तो आप देखिएगा, कभी गौर फरमाइएगा कि जो खतरनाक रोड होते हैं ना टी शेप के जिनमें मोड़ है, वहां पे ऐसे ना दर्पण लगे होते हैं। वो किसके लिए, कौन से दर्पण है, वो उत्तल दर्पण ही है। तो एक्सीडेंट्स कम हो, पता चल जाए कि इधर से उधर से वाहन आ रहा है, इतना बड़ा आ रहा है, तो उसके लिए ऐसे वाले मिरर लगाए जाते हैं, है ना। आई नहीं आई बात समझ में। तो इस तरीके से उत्तल दर्पण का यूज होता है। अब अगर मैं बात करूं कि अवतल दर्पण का यूज कहां पर होता है मैम, तो अवतल दर्पण का यूज तो बहुत सारी जगह होता है। अवतल दर्पण का यूज जो है वो कई सारी जगह किया जाता है। जैसे कि जो आपकी गाड़ी होती है उनकी जो हेडलाइट्स होती है ना उनमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। टॉर्च जो होती है ना उनमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो ऐसे कई सारी जगह अवतल दर्पण का यूज होता है। क्लियर। चलो हम बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण की, जिसमें हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को डिस्कस कर रहे हैं मैम। ठीक। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं कि हमने ये ना ऐसे उभरा हुआ अंदर धसा हुआ ऐसे पृष्ठ तो बना दिए मैम, बना कैसे रहे हैं, बना कैसे रहे हैं, इन गोलीय पृष्ठों को आखिरकार ले कहां से रहे हैं। तो देखो बच्चे क्या होता है कि इस तरीके से ना गोलीय पृष्ठ होते हैं। ठीक, क्या होता है, इस तरीके से गोलीय पृष्ठ होते हैं, इन्हीं को ही काट कर, इनको यहां से, जैसे इसको यहां से क्या कर लिया, मान लीजिए काट लिया, इन्हीं को ही काट के उत्तल और अवतल दर्पण बनाए जाते हैं। इनको काटा, इनकी एक साइड पॉलिशिंग की और इनसे ही उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बना देते हैं। तो जो गोलाकार पृष्ठ होते हैं उनको काट के आपके गोलीय दर्पण बनाए जाते हैं। तो जिसमें अगर उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ है तो वो उत्तल दर्पण, अंदर धसा हुआ परावर्तक पृष्ठ है यानी कि वो अवतल दर्पण। तो ये वाला जो हिस्सा अगर अपन ने लिया और उसके उधर की साइड पॉलिशिंग कर दी तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। ये वाला हिस्सा लेंगे और इसके अंदर की साइड पॉलिशिंग यानी कि इधर की साइड पॉलिशिंग कर देंगे तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो इस तरीके से गोलाकार पृष्ठों से काट के ही आपके जो गोलीय दर्पण है उनको बनाया जाता है। आई नहीं आई बात समझ में, आई नहीं आई बात समझ में। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अवतल दर्पण के बारे में। देखो अवतल दर्पण क्या होता है बच्चे, अवतल दर्पण होता है जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की साइड धसा हुआ हो। तो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो अगर इस तरीके से अंदर धसा हुआ है तो ये क्या है बच्चे, ये है आपका अवतल दर्पण और इसके हमने क्या कर दी, इस साइड ये पॉलिशिंग कर दी। तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात करें तो जो परावर्तक पृष्ठ ऐसे उभरा हुआ है और इधर की साइड पॉलिशिंग कर दी तो ये क्या हो गया, आपके उत्तल दर्पण हो गया। यानी कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की ओर वक्रित होता है, इसको हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। यहां तक सभी को आई नहीं आई बात समझ में? यस बच्चे, दर्पण समझ में आया। अब इन दर्पण से कुछ जो आपके शब्दावली है यानी कि कुछ टर्म्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि वक्रता केंद्र क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, फोकस दूरी क्या है, फोकस बिंदु क्या है, पोल यानी कि ध्रुव क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी अगली क्लास में। तो यहां तक सभी को सारी चीजें समझ में आई नहीं आई? यस, यहां तक सभी को सारी चीजें समझ में आई नहीं आई? ये आज आपके लिए क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर आएगा। दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, अगर बाहर की ओर वक्रित है परावर्तक पृष्ठ यानी कि ऐसे, तो उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित, यानी कि ये तो है मैम ऊ से उभरा हुआ, ऊ से उत्तल, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तल दर्पण। क्लियर सभी को? आई नहीं आई बात बच्चे समझ में? तो आज की इस क्लास में हमने क्या बात की, सबसे पहले मैंने आपको बताया संवेदी अंग के बारे में। 5 सेंसरी ऑर्गन, कहते हैं ना कि अपना 6 सेंस मत लगा, यानी कि 5 सेंस है हमारे पास। कौन कौन से? सबसे पहला अपनी आंख है, नाक है, अपनी जीभ है, त्वचा है और अपने कान है। ये संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। फिर तंत्रिका कोशिकाएं सूचनाओं को हमारे ब्रेन तक लेकर जाती है, तो और फिर ब्रेन जो है उसके लिए रिस्पॉन्स करता है।
प्रकाश जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हम जो है वस्तुओं को देख सकते हैं। फिर हमने प्रकाश का विवर्तन भी देखा कि अगर कोई ऐसी अपारदर्शी वस्तु जो कि बहुत छोटी है तो प्रकाश की जो किरण है वो किनारों से मुड़ जाती है, इसको हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। जैसे कि रेलगाड़ी की हेडलाइट से प्रकाश होता है किसमें, जब टनल में एक रेलगाड़ी घुसती है तो ट्रेन जाती है तो, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा यहाँ पर किसके बारे में, जो परावर्तन है उसके बारे में। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसको हम कहते हैं प्रकाश का क्या, परावर्तन। अब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के मान के बराबर होता है, ये चीज हमने यहाँ पर देखी प्रकाश के परावर्तन में। फिर हमने देखा दर्पण जो है उसके बारे में। दर्पण में दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी सीधा वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक। पार्श्व परिवर्तन भी होता है इसमें, यानी कि बायां दायां दिखता है, दायां बायां दिखता है। उसके बाद हमने देखा गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ, उत्तल दर्पण परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर उभरा हुआ, ठीक है। ये आपके क्या है, ये हो गए परावर्तक पृष्ठ यानी कि गोलीय दर्पण, ठीक। आई नहीं बात समझ में। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अब जो है अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक की। क्लियर है सभी को बच्चे। अब आपका होमवर्क क्या है, यहाँ पर होमवर्क है कि उत्तल दर्पण का एक उपयोग आपको बताना है। क्लास पूरी होते ही कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे उत्तल दर्पण का एक उपयोग आप सभी बच्चे कमेंट के अंदर बताएंगे और मुझे प्रॉमिस करके जाएंगे कि यस मैम जितने भी क्वेश्चन आप पूछोगे सबके आंसर हम देंगे। तो इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से ये जो बोर्ड क्लासेस है उनकी तैयारी कर रहे हैं हम कैरियरविल एप्लीकेशन के ऊपर, जहां पर आपके 9th और 10th यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए जो क्लासेस है वो चल रही है। तो आपने अगर अभी तक बैच परचेज नहीं किया है तो फटाफट से बैच ले लीजिए और क्लासेस से जुड़ जाइए। इसी मजेदार तरीके से हम क्लासेस के अंदर भी पढ़ रहे हैं। अब हम मिलेंगे आगे के टॉपिक के साथ अपनी क्लासेस में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।